आज की मजलिस शुरू होने से पहले मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि आप तमाम लोगों के सामने अभी ये जो नया कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच में, बहुत सारे हमारे जो जो हमारे ब्रॉडकास्ट के मेंबर्स हैं वो भी परेशान हैं। उनके अलावा अगर हम ओवरऑल तमाम ही जो शेयर्स ट्रेडर्स है अगर उनको देखेंगे तो वो सारे के सारे लोग बेचैन हैं कि पता नहीं आने वाला जो मंडे है मार्केट का मूवमेंट किस तरह से रहेगा और ये जो नया कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है इन दोनों मुल्कों के बीच में इसका हमारे शेयर मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा। तो कुछ ज़रूरी बातें आज की मजलिस शुरू होने से पहले ही मैं आप सब लोगों के सामने करना चाहता हूँ। देखो, मैंने जहाँ तक बड़े बड़े जो एनालिसिस करने वाले हैं और एक्सपर्ट्स लोग हैं उनके आर्टिकल्स इससे रिलेटेड पढ़ा हूँ, तो बात समझ में ये आ रही है कि ये जो नया कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है इसका हमारे मार्केट के ऊपर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यूक्रेन और जो रशिया था उसका मामला अलग था, ये मामला अलग है। यूक्रेन और रशिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, आपस में जंग हुई, दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पे हमला किया, अटैक किया। उस वक्त के हालात ऐसे थे कि रशिया जो है ना पूरे यूरोपियन मुल्कों को जो ऑयल है, ऑयल एंड गैस है, उसका सबसे बड़ा सप्लायर है। अब वो जो सप्लाई चेन है उसकी वो टूट गई। उसकी वजह से जो है पूरा रशिया और यूक्रेन की का जो वॉर है पूरा यूरोप उससे इम्पैक्ट हुआ, सारे बिजनेसेस उससे इम्पैक्ट हुए। रशिया के अंदर बहुत सारी कंपनियां जो है आईटी और दीगर लाइंस की जो थी उनके बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स थे रशिया के अंदर। तो इस वजह से यूक्रेन और रशिया की जो वॉर है और उसके अलावा यूक्रेन में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज थी जहां पे दुनिया भर के जो बच्चे हैं वो मेडिकल और दीगर जो कोर्सेस है वो पढ़ने के लिए वहां पर थे। तो वो जो इम्पैक्ट था वो इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली पूरी दुनिया पे पड़ा। उस वक्त में पूरे यूरोप ने एक जगह पे जमा होकर रशिया का बाइकॉट किया। रशिया के जो बैंक ट्रांजैक्शंस थे वो सारे के सारे उनको बंद कर दिए और रशिया के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। वीज़ा, मास्टर कार्ड वगैरह इन सब कंपनियों ने जो है बैन लगा दिया कि हम रशिया के किसी भी बैंक से काम नहीं करेंगे। तो रशिया की इकोनॉमी पे उसका इम्पैक्ट पड़ा। रशियन लोग परेशान हो गए, रशिया की बड़ी बड़ी कंपनियां उससे बंद हो गई। तो रशिया जो है ना एक्चुअल में वो एक तरह की एक बड़ी इकोनॉमी है, वो एक बहुत बड़ा मुल्क है। और अब जो इधर हम आते हैं, जो इसराइल और फलस्तीन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है तो ये कोई नया कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। इससे पीछे अगर हम पास्ट में जाते हैं और पीछे का इतिहास देखते हैं तो हर साल साल में दो चार मरतबा दोनों के भी बीच में इस तरह के हालात पैदा होते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि अभी ये जो रशिया और फलस्तीन के बीच में जो नया कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है उसका हमारे शेयर मार्केट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा इंशाअल्लाह। वक्ती तौर पर थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर उसका कुछ इम्पैक्ट हुआ लेकिन वो लॉन्ग टाइम नहीं चलने वाला है। मुझे तो वक्ती तौर पे भी नहीं लगता है। मैं सिर्फ इतना समझता हूं कि जो कंपनियों का बिजनेस इसराइल के साथ में जुड़ा हुआ है, जैसे उसमें सबसे बड़ा नाम आता है अदानी पोर्ट्स का, क्योंकि अभी अभी जो है एक दो चार महीने पहले ही अदानी पोर्ट्स ने इसराइल गवर्नमेंट के साथ में जो एग्रीमेंट किया है उनके साथ में, और 25 साल के लिए जो है उन्होंने उनका जो पोर्ट है उसको अदानी पोर्ट को उन्होंने लीज के ऊपर दे दिया है। तो मैं समझता हूं थोड़ा बहुत अगर इम्पैक्ट पड़ा तो अदानी के शेयर्स पे पड़ सकता है, अदानी पोर्ट के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। और कुछ आईटी कंपनियां भी है जैसे टीसीएस है, जैसे विप्रो है, और उसके अलावा और कुछ कंपनियां हमारी है जो इसराइल के साथ में बिजनेस करती है। तो मैं तो ये समझता हूं उन पे भी इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अभी मैं उसकी भी आपको एक मिसाल दे देता हूं। जैसे अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो रशिया में टेक महिंद्रा वो रशिया के सारे बैंकों का काम देखती थी। और टेक महिंद्रा का वहां पे बहुत बड़ा जो है एक अपना जो है वहां पे एक हेडक्वार्टर भी था रशिया का। उन्होंने टेक महिंद्रा से पूरी तरह से अपने कारोबार को बंद कर दिया और टेक महिंद्रा ने अपना जितना भी कारोबार रशिया में था उसको सबको उन्होंने जो है उसको पैकअप कर दिया और उन्होंने वहां से अपना कारोबार उठा लिया।
लेकिन हमने देखा कि उसका इम्पैक्ट टेक महिंद्रा के शेयर के ऊपर 1% भी नहीं पड़ा। जिस दिन ये न्यूज आई, मुझे याद है अच्छी तरह से, उस दिन भी टेक महिंद्रा का जो शेयर है वो बराबर से अपना काम करता रहा। कोई उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा। तो मैं ये समझता हूं टीसीएस वगैरह बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये कोई छोटी कंपनी नहीं है। टीसीएस का मार्केट जो जो टीसीएस का मार्केट है आज की तारीख में, कभी कभी वो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, यानी हमारा जो पूरा मार्केट चलता है वो यही दो तीन कंपनियां है, टीसीएस है, रिलायंस इंडस्ट्रीज वगैरह है। ये पूरे मार्केट के कैपिटल को लेकर चलते हैं, इतनी बड़ी बड़ी ये कंपनियां हैं। मैं नहीं समझता हूं कि इससे टीसीएस के कारोबार पे और टीसीएस के बिजनेस यानी शेयर के ऊपर भी जो है कोई इम्पैक्ट और कोई असर पड़ेगा। तो इसलिए हमारे जितने भी इंडिया के मार्केट के अंदर जितने भी लोग ट्रेड करने वाले हैं, मैं आप लोगों को बस इतना कहूंगा कि यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे यूट्यूबर्स जो बैठे हुए हैं, उनके अगेंस्ट में सेबी भी कार्रवाई कर रही है, जो लोगों में घबराहट पैदा कर देते हैं, लोगों में डर पैदा कर देते हैं, मार्केट क्रैश हो जाएगा, मार्केट ऐसा हो जाएगा, मार्केट वैसा हो जाएगा। तो ये जो दो कौड़ी के यूट्यूबर्स है, जिनकी औकात जो है एक समोसा और आधा कप चाय की है, उसके अंदर जो है ये शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस डालने वाले, जिन्होंने दो कौड़ी का उसका इल्म हासिल नहीं किया, उसके बारे में कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ नहीं है, और ये अभी से भविष्यवाणी और पेशन गोइयां जो करने वाले हैं ना, तो आप लोग ऐसो के पहले तो आपका उनके वीडियोस देखना ही गलत है। मैं आपको हमेशा बोलता हूं, जो आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस देखना है ना, आप अनिल सिंघवी साहब के देखो, वो मार्केट के एक्सपर्ट हैं। भसीन साहब के देखो, वो मार्केट के एक्सपर्ट है। एक रस्तोगी साहब है, जी बिजनेस के ऊपर ही बैठते हैं, उनके वीडियोस देखो। जैन साहब है, सेठी साहब है, ये वो लोग हैं जिन लोगों के पास में इसकी डिग्री है, उनके पास सेबी के सर्टिफिकेट्स है, उनके पास लाइसेंस है। मैं तो आप लोगों को यह भी बोलता हूं कि मैं खुद भी जो है शेयर मार्केट के लाइन का एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं आप लोगों को वही बातें सुनाता हूं जो मैं अनिल सिंघवी साहब से सुनता हूं, भसीन साहब से सुनता हूं, और जैन साहब से सुनता हूं, और रस्तोगी साहब से सुनता हूं। मैं आप लोगों को वही बातें पहुंचाता हूं। और ये जो हमारे एक समोसा और आधा कप चाय वाले जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जो बन के बैठ गए हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, ऐसे जो लोग हैं ना, इनके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। मंडे को मार्केट ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा। और हम लोग जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले हैं, हम लोग जो है हर वीडियो देखना शुरू कर देते हैं। हमको कुछ उसके बारे में जो है ना नॉलेज होता है, ना मालूमात होती है, और ना ही हम हासिल करने की कोशिश करते हैं। हमको यूट्यूब पे जो भी वीडियो उससे रिलेटेड मिल गया, हम उसको देखने में लग गए। तो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है, अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया है, सबसे ऊपर भेजा दिया है ना आपको अल्लाह ताला ने, तो जो उस लाइन का एक्सपर्ट है, उस लाइन का जो एक्सपर्ट है ना भाई, आप उन लोगों ने क्या एनालिसिस किया। अब हमको पूरी सूरत हाल जो है ना, कल 8 बजे के बाद जब जी बिजनेस के ऊपर अनिल सिंघवी साहब जब बैठते हैं, और उसके बाद में हमको पता चलेगा, और रात में 2:30 बजे के बाद जो डाउ फ्यूचर जो है वो ओपन होता है, रात में 2:30 बजे के बाद में, उस वक्त हमको पता चलेगा कि डाउ फ्यूचर जो है वो प्लस में ओपन हुआ, वो माइनस में ओपन हुआ। डाउ फ्यूचर जो है उसका इंपैक्ट फिर पूरी ग्लोबल मार्केट, फिर कल सुबह में जब हमारा एशियन मार्केट ओपन होगा, तो तब पता चलेगा जापान मार्केट के ऊपर, कोरियन मार्केट के ऊपर, और हैंगसेंग के ऊपर, और शंघाई के ऊपर, और चाइना की मार्केट के ऊपर, और सिंगापुर के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ा है। एशियन मार्केट सुबह में किस तरह से ओपन हो रहे हैं, और सुबह सुबह जो हमारा गिफ्ट निफ्टी है, उसके एतबार से हम जो है पता उसको एक अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई हमारे मार्केट के का जो है किस तरह से कल ओपनिंग रहेगी। ये अभी से जो अंदाजे लगाना है, और अभी से ये जो 2 कौड़ी और 2 रुपल्डी के यूट्यूबर्स है, और जो इन्फ्लुएंसर बन के बैठ गए हुए हैं एक समोसा और आधा कप चाय वाले, ऐसों के वीडियो मत देखो, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। जो उस लाइन के एक्सपर्ट है उनसे आप देखो। वो ऐसा ही हो गया जैसे मिसाल के तौर पे आपके दांत में दर्द हो रहा है, और एक बड़ा डेंटिस्ट जिसने जिसने बीडीएस किया हुआ है, जिसने जो है इल्म हासिल करने के लिए 20 साल अपने लगाए हुए हैं, और वो उसकी डिग्री लेके क्लिनिक ओपन करके बैठा हुआ है, आप बजाय अपने दांत के दर्द का इलाज कराने के लिए उसके पास जाने के, जो हमारे यहाँ बहुत सारे फुटपाथ के ऊपर भी डेंटिस्ट बैठे हुए होते हैं ऐसे पकड़ लेके,
उनके एक हाथ में पक्कड़ होता है, दूसरे हाथ में हथौड़ी और छैनी होती है, और वो लोग भी दांतों का इलाज करते हैं। 100-100 रुपये में ऐसा खींच के जो है वो भी दांत निकाल देते हैं। तो आपकी मिसाल वैसी ही है। अगर आप ऐसे फालतू और समोसा छाप और आधा कप चाय छाप जो यूट्यूबर्स हैं, उनके वीडियोस देखकर अगर आप जो है उससे नॉलेज हासिल करते हैं और आप शेयर मार्केट का प्रिडिक्शन करते हैं, तो मैं समझता हूं आपकी मिसाल भी वैसी ही पेशेंट के जैसी है, जो अपना इलाज एक डिग्री होल्डर बीडीएस से कराने की बजाय फुटपाथ पे बैठा हुआ जो 10-10 रुपये में दांत निकालने वाला है, आप उसके पास अपना इलाज करा रहे हो। तो मैं बस इतना ही कहूंगा आप सब लोगों से, जो अभी करंट कॉन्फ्लिक्ट है रशिया अपने इजराइल और फलस्तीन के बीच में, ये नया जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है, इससे अभी फिलहाल कोई डरने की, कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा मार्केट बहुत बड़ा है और हमारे बिजनेस का बहुत छोटा हिस्सा वो इजराइल और रशिया जो फलस्तीन है उनसे जुड़ा हुआ है। हमको डरने घबराने की जरूरत नहीं, मैंने बता दिया। बात वापस से वही बातों को रिपीट नहीं करना चाहता हूं। जिसको सुनना है वो वापस से शुरू से सुन लो। मैं खुद आपको मिसाल देकर बता दिया हूं। हमारी कुछ कंपनियां हैं जिनका बिजनेस इजराइल के साथ में जुड़ा हुआ है। हो सकता उनके शेयर्स के ऊपर वो भी थोड़ा बहुत जो है इंपैक्ट पड़ा तो पड़ेगा, जैसे अदानी पोर्ट्स वगैरह है। बाकी पूरे मार्केट को इससे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। ये बात आप मेरी याद रखना, ठीक है। चलिए, तो अब हम लेते हैं आप सभी लोगों से इजाजत और शुरुआत करते हैं हमारे संडे लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन की। अब आप लोगों में से जिसके जो सवालात हैं, अब आप लोग जो क्वेश्चन का सेशन है मैं ओपन कर रहा हूं, उसके अंदर आप लोग अपने सवालात पूछ सकते हैं।